हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, फाइनली हम शिफ्ट 3 का पेपर एनालिसिस लेके आ गए। तो शिफ्ट 3 का जो पेपर था, ओके, शिफ्ट 3 सीईटी का 29 मई को ये हुआ था। इवनिंग सेशन का ये पेपर है जिसका एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पे, और उसी के साथ में इसका सोल्यूशन भी हम देख लेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, अगर किसी को शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 का देखना होगा तो शिफ्ट 1 एंड 2 का भी ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट 1 एंड 2 के भी सोल्यूशंस एंड एनालिसिस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। पेपर्स को भी डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन के साथ में। तो फटाफट थोड़ा चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सतीश इज डैश एनडीए ऑफिसर। तो यहाँ पे फिल करना था आपको एक आर्टिकल के साथ में। अब देखो, बिकॉज इट इज़ एन एनडीए ऑफिसर, ठीक है, एनडीए, ओके, एनडीए के पहले क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, फिर द आना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से समझें तो एनडीए, ओके ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल एन मैं बोल रहा हूँ ना, तो इट इज़ प्रोनाउंस एज एन। ओके, तो ई का साउंड आता है, तो ई का साउंड आता है, इसीलिए यहाँ पे एन आएगा। एन विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एन आएगा, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे सी बनता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे फॉर एग्जांपल एन से मैं कोई और भी ले लूँ, जैसे नॉर्मल। अब नॉर्मल जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एन का साउंड पहले आ रहा है, एन का नॉर्मल। ओके, तो इट इज़ एन का साउंड सबसे पहले आ रहा है, तो वहाँ पे हमको ए लगेगा, वहाँ पे हमारा ए आर्टिकल लगेगा। लेकिन जब मैं एन बोल रहा हूँ तो एन में यहाँ पे सबसे पहले हमारा साउंड आ रहा है ई का, तो इसीलिए यहाँ पे एन यूज़ हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलती की थी यहाँ पे। चलो नेक्स्ट में, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन सॉ मी बाई चांस एंड डैश द कार। तो उसमें लिखा गया मोहन सॉ मी बाई चांस एंड डैश। डैश में क्या आएगा, यहाँ पे फिल करना, फिल इन द ब्लैंक से स्टॉप्ड, स्टॉप्स, वॉज स्टॉपिंग या स्टॉप। तो यहाँ पे मोहन सॉ मी बाई चांस, इट इज इन द पास्ट टेंस, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आएगा स्टॉप्ड बाई चांस एंड स्टॉप्ड द कार, तो यहाँ पे आएगा स्टॉप्ड। ओके, इट इज एक्सप्लेनिंग समथिंग दैट इज हैपन इन द पास्ट, तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉप्ड आएगा। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ द कलेक्टिव नाउन से हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कलेक्टिव नाउन। तो पहला सेंटेंस में तो कमिटी है, दूसरा सेंटेंस में टीम है, तीसरे सेंटेंस में फ्लॉक है, और चौथे में ऑडियंस है। लेकिन राइटफुल किस में यूज़ किया है? अब देखो, एक चीज़, एक रूल है कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड, ओके, अमेरिकन इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है, अमेरिकन इंग्लिश का स्टैंडर्ड, तो उसमें क्या होता है, उसमें अमेरिकन इंग्लिश के स्टैंडर्ड में हमेशा कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज एन, मतलब सिंगुलर। ठीक है, तो वो हम उसको सिंगुलर के रूप में हम उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, अमेरिकन इंग्लिश में इट इज़ कंसीडर्ड एज सिंगुलर, तो उसी के लिए यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में, तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है कि उसको हम लोग सिंगुलर, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है, साथ में प्लूरल भी ट्रीट किया, तो कोई भी ट्रीटमेंट उसको दी जा सकती है। तो लेकिन जो हम हमारा यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन, दैट इज टू अमेरिकन इंग्लिश। तो अगर यहाँ पे कमिटी, कमिटीज इन कलेक्टिव नाउन, राइट, कमिटीज इन कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे आर यूज हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग ओवर हियर। फिर अगर हम बात करें द टीम हैज़, तो देखो मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए क्या यूज़ होता है। ओके, सिंगुलर अगर होगा तो उसके लिए क्या यूज़ होता है। ओके, तो द टीम हैज़ और ही, और अगर वहाँ पे प्लूरल होगा तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है। ओके, दे हैव डन द वर्क, ही हैज़ डन द वर्क, तो यहाँ पे हैज़ इज़ द सिंगुलर फॉर्म। ओके, तो ये करेक्ट यहाँ पे है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द विंटर, तो द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ। ओके, तो ये यहाँ पे जो सेंटेंस है, दिस इज ऑल्सो राइट सेंटेंस, बट आई डोंट नो कि क्यों इसको रॉन्ग कंसीडर किया गया, बट यहाँ पे भी ये सेंटेंस द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ओके, सो दिस इज एन राइट सेंटेंस। ओके, अगर हम बात करें अमेरिकन या फिर ब्रिटिश इंग्लिश, दोनों में ही ये करेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग दिया गया, तो इट वॉज एन ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन बाय द वे, बट
सिंस कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था इसके ऊपर, तो इसीलिए वी कंसीडर दिस कि चलो ये रॉन्ग है। द ऑडियंस वर, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, वर नहीं, ऑडियंस आर चीयरिंग लाउडली, तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, वर। ओके, बट दिस कुड हैव ऑल्सो बीन एन राइट ऑप्शन, बट यहाँ पे राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द आंसर की इज ऑप्शन बी, तो बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई डेंट नो, ओके, आई डेंट नो कंप्लीट करना, वॉट ही मीन, वॉट डिड ही मीन, वॉट डिड ही मेंट, वॉट ही मेंट। तो आई डेंट नो वॉट ही मेंट, यहाँ पे सिंपल तरीके से कंप्लीशन है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाय May 2025 ही डैश इन द कंपनी फॉर 16 ईयर्स। तो यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द राइट फॉर्म ऑफ द टेंसेस। ठीक है, तो टेंस का राइट फॉर्म से हमको यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो टेंस का यहाँ पे राइट फॉर्म क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस होगा ये बनेगा, ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा एक तरीके से फ्यूचर, ओके, ये बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ओके, कंटिन्यूस के फॉर्म में। तो इसीलिए यहाँ पे हमको जो फिल करना है बाय मे, मतलब कि आने वाला, ओके, तो इट इज़ समथिंग बाय मे, बाय मे बोल रहा है तो मतलब कि अगर टिल ना होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता, लेकिन बाय में तो इट इज़ प्रेडिक्टिंग समथिंग ऑफ द फ्यूचर, ओके, तो कुछ फ्यूचर का ये प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये दिस विल बी ऑफ फ्यूचर, तो पहली चीज़ तो विल वर्क ये नहीं हो सकता है, हैज़ बीन वर्किंग ये भी नहीं हो सकता है, विल बी वर्किंग नहीं, विल बी वर्किंग इज फ्यूचर कंटिन्यूस, विल हैव बीन वर्किंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 16 ईयर्स। ठीक है, बिकॉज समथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड एंड इट इज़ ऑलरेडी इन द कंटिन्यूस मोड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन यहाँ पे चूज, द ब्रिज डैश दिस रिवर वॉज बिल्ट इन द ईयर 2000। तो ब्रिज ये जो रिवर पे है, ओके, तो यहाँ पे क्या प्रपोजिशन आएगा, प्रपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें, एट, ओवर, अबाउ या ऑन, तो राइट क्या होगा, ओवर, द ब्रिज ओवर दिस रिवर, ओके, ओवर मतलब कि ओवर मतलब उसके ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए ओवर विल बी द करेक्ट प्रपोजिशन जो कि यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज ऑफ द जेरेंड। तो यहाँ पे जेरेंड का करेक्ट यूज कहाँ पे है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन वंस अगेन इज एन ऑब्जेक्टिबल क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिबल हो सकता था, बट सिंस इट वाज नॉट पुट इन ऑब्जेक्शन, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको जो आंसर है, ओके, राइट देखने के लिए तो मिलता डेफिनेटली है। तो शी इज़ इंटरेस्टिंग, इज़ यहाँ पे फाइनाइट है, स्टडिंग जो है यहाँ पे जो है, स्टडिंग एक तरीके से यहाँ पे एक जेरेंड है, ओके, बिकॉज इट इज़ कमिंग इन द ऑब्जेक्ट, और कि ये किसी का भी यहाँ पे कोई भी वर्ड के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बन रहा है, तो इट इज़ एन जेरेंड, इट इज़ वर्किंग एज अ नाउन, ओके, तो ये परफेक्ट यूज है जेरेंड का, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द आंसर, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। बट अगर मैं सेकंड में देखूं, आई फॉरगॉट ब्रिंगिंग, तो आई फॉरगॉट ब्रिंगिंग नहीं होगा कभी भी। अगर एक वर्ब आया है, फाइनाइट वर्ब आया है, तो फाइनाइट वर्ब के बाद में दूसरा जो लाइक एक पार्टिसिपल का आना वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव आ सकता है, तो फाइनाइट वर्ब के बाद में अगर हम देखें तो ये सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होता है, तो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई लंच टुडे, तो यहाँ पे ब्रिंगिंग जो है ये गलत है, इसकी जगह पे यहाँ पे टू ब्रिंग होना चाहिए था। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखें, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन, तो कैन यहाँ पे राइट है, कैन तो एक यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है हमारे लिए, लेकिन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ये सब्जेक्ट पार्ट में है, तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज यहाँ पे लर्निंग जो है दिस इज ऑल्सो अ जेरेंड, ओके। ही इज गुड एट कुकिंग डिलिशियस, तो इज यहाँ पे इज द फाइनाइट वर्ब यहाँ पे, ओके, कुकिंग डिलिशियस मील्स। ठीक है, तो कुकिंग यहाँ पे किसी का एडजेक्टिव नहीं, तो ये भी जेरेंड हो सकता था, बट आई डोंट नो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, और कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन राउंड में जो क्लैरिफिकेशन आया तो इसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो यहाँ पे एक गड़बड़ी है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में ये होना चाहिए था, अगर हम लोग क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन का करेक्ट फॉर्म ये होना चाहिए था कि विच सेंटेंस डज नॉट डेमॉन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज ऑफ द जेरेंड, बिकॉज पहला वाला में, सी वाले में और डी वाले में, ओके, ये यहाँ पे ऑप्शन जेरेंड के तो राइट दिखाई देते हैं, मे बी आई कुड बी रॉन्ग फॉर एनी रीज़न, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक मैंने इसको कंसल्ट किया इस क्वेश्चन को, ओके, ऑल्सो विद द डिफरेंट टीचर्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमको दिखाई देता है दैट इज़ कि ए भी हो सकता था, सी भी हो सकता था और डी भी हो सकता था, बट आई डोंट नो व्हाई आंसर की को यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया था। ओके, सो लीव दैट अपार्ट, चलो अभी समझ गए हम, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन टैग से फिल करना है। नीता डांसेस वेरी वेल, बहुत ही सिंपल है, डांसेस यहाँ पे हमारा वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है, कोई भी यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, डू आता है, डज आता है। मैंने बताया था डज किसके लिए यूज़ होता है, जो कि सिंगुलर होता है। ओके, तो सिंगुलर के लिए डज यूज़ होगा, डू के लिए क्या यूज़ होगा, प्लूरल यूज़ होगा। ठीक है, तो प्लूरल अगर है, अगर हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे डू यूज़ होगा। डज किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे नीता इज़ अ सिंगुलर नाउन, तो डज यूज़ होगा। सेंटेंस पॉजिटिव में तो डायरेक्टली डजंट शी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, द रेड कार, ओके, द रेड कार सेंटेंस है, रेड डिस्क्राइब्स, रेड क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो देखो रेड इज एन एडजेक्टिव फॉर कार, और कार क्या है यहाँ पे, कार क्यों क्या है, दैट इज अ नाउन, तो यहाँ पे इट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर था। ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा क्या डिस्क्राइब करता है, एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो था दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, कौन से टाइप का सेंटेंस है ये, देखो सबसे पहले तो इस सेंटेंस में अगर हम फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बात करें तो वेंट एक फाइनाइट वर्ब है, बॉट एक फाइनाइट वर्ब है, तो दो वर्ब्स यहाँ पे मिल गए फाइनाइट के, तो सेंटेंस सिंपल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या हमको फैन बॉयज़ रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे फैन बॉयज़ वाला कोई कंजंक्शन दिख रहा है। ए का मीनिंग क्या होता है, एंड होता है, और एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता हुआ एक यहाँ पे कंजंक्शन दिख गया है हमको, एंड, तो इसीलिए सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, क्लिक, आगे बढ़ते हैं। ओके, पेडांटिक का मीनिंग बताना है हमको, पेडांटिक का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो पेडांटिक का मीनिंग होता है कि एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है किसी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो इसका राइट मीनिंग बनता है दैट इज ऑप्शन डी, एक्सेसिवली कंसर्न विथ माइनर डिटेल्स। ठीक है, एक पर्सन जो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ताले को लॉक किया तो बार बार चेक करे कि हाँ लॉक हुआ है कि नहीं हुआ, सो दैट इज पेडांटिक। तो एक्सेसिवली कंसर्न, अब ओके माइनर डिटेल्स के बारे में वो मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हाँ, शिफ्ट 3 में एक चीज़ जो हुई थी, शिफ्ट 3 में जो हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि सिनोनिम बेस्ड थे, जैसे कि देखो वर्ड जाइगैंटिक। ओके, तो जाइगैंटिक का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, जाइगैंटिक का मीनिंग सबको पता होगा, वेरी, ओके, वेरी लार्ज, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, शी इज़ वेरी मेटाकुलस पर्सन, तो मेटाकुलस का मीनिंग बताना था, केयरलेस, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, फनी या लाउड, तो इसका आंसर क्या होगा, मेटिकुलस पर्सन का मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड लाउड, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कैन यू एलाबोरेट ऑन योर आइडिया, तो कैन यू, तो यहाँ पे एलाबोरेट का मीनिंग बोला था, एलाबोरेट का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्राइब इन डिटेल, तो यहाँ पे डिसएग्री नहीं हो सकता, एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, तो यही राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स द पैसिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस के लिए मैंने टिप क्या दिया था कि बाय वर्ड को सर्च करो। ठीक है, अब बाय वर्ड को अगर आप सर्च करते हो और अगर मिल जाता है तो आपको पैसिव वॉइस मिल गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, द चिल्ड्रन बिल्ट अ सैंड कैसल, द केक वॉज ईटन क्विकली, शी सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, वी एक्सप्लोर्ड द एंशिएंट रूइंस, तो यहाँ पे कहीं भी बाय वर्ड तो नहीं दिख रहा है, तो पैसिव वॉइस कैसे मिलेगा। अब अगर नहीं मिल रहा है, बाय वर्ड नहीं मिला, ये टिप अगर फेल हो जाता है तो आपको सर्च करना पड़ेगा फॉर द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल को सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज पास्ट पार्टिसिपल ही वर्ब यूज होता है। तो द चिल्ड्रन बिल्ट, ओके, बिल्ट यहाँ पे जो है दैट इज, ओके, बिल्ट जो है दैट इज द एक तरीके से पास्ट टेंस। ओके, दिस इज द पास्ट टेंस। ठीक है, केक वॉज ईटन, ईटन देखो जो है दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल, क्यों, ईट होता है, एट होता है और ईटन होता है। ओके, सैंग, ओके, देखो सिंग, सैंग और संग, तो ये तो V2 फॉर्म है, मतलब पास्ट है ये, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। वी एक्सप्लोर्ड, ओके, एक्सप्लोर्ड तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से एक्सप्लोर्ड है, तो दिस विल नॉट बी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में ऑक्सिलरी नहीं आया है। ओके, तो इसीलिए द मोस्ट करेक्ट वन ऑप्शन, मोस्ट करेक्ट नहीं, करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा दैट इज बी। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पास पार्टिसिपल हमको मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है, तो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में, द अनसाइंटिफिक वर्ल्ड देयरफॉर हैज ऑलवेज एंडेवर्ड टू इंटरप्रेट, ओके जूम कर देते हैं थोड़ा सा, the unscientific world therefore has always endeavored to interpret dreams, and by applying one or the other of two essentially different methods. The first of these methods
envisages the dream content as a whole and seeks to replace it by another content which is intelligible and in certain respects analogous. This is a symbolic dream interpretation, and of course, it goes to pieces at the very outset in case of those dreams which are not only unintelligible but confused. The construction which is biblical Joseph placed upon the dream of the Pharaoh furnishes the example of this method. The 7 fat kine, after which came 7 lean ones that devoured the former, were a symbolic substitute for 7 years of famine in the land of Egypt, which, according to the prediction, were to consume all the surplus that 7 fruitful years has produced. ठीक है, तो एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, तो जो कि ड्रीम्स के बारे में है. तो पहला देखो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि द पैसेज मेंशंस द स्टोरी ऑफ जोसेफ एंड फराउज ड्रीम एज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ड्रीम को कैसा हुआ एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूट दिखाई दे रहा है, वर अ सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूट. तो यहाँ पे सिंबॉलिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. According to the passage, which of the following is true about the symbolic dream interpretation? It is a scientific method of analyzing dream. It cannot be used for clear and vivid dreams. It is always successful in deciphering any dream. It interprets the entire dream as a symbol with a hidden meaning. Okay? तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक तरीके से व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सिंबॉलिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन. तो सिंबॉलिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें पैसेज के हिसाब से क्या ट्रू है कि इट इंटरप्रेट्स द एंटायर ड्रीम एज अ सिंबल विथ अ हिडन मीनिंग. तो उसको एक सिंबॉलिक वे से मतलब वो लोग इंटरप्रेट करते हैं और जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग होता है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द मेजर वीकनेस ऑफ सिंबॉलिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन. तो सबसे मेजर वीकनेस क्या है उसका. इट कैनॉट बी अप्लाइड टू ड्रीम्स विथ क्लियर सिंबल. इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू यूज. इट स्ट्रगल्स टू इंटरप्रेट अनक्लियर एंड कन्फ्यूजिंग ड्रीम्स. इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री. तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो which according to the prediction were to consume all the surplus. okay, तो अब देखो यहाँ पे एक तरीके से हाँ which were not intelligible but confused. okay, तो आउटसेट क्या है उसका जो वीकनेस क्या है, इट स्ट्रगल्स टू इंटरप्रेट अनक्लियर एंड कन्फ्यूजिंग ड्रीम्स. तो अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग ड्रीम्स अगर होते हैं तो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है. सो दैट इज़ द रॉन्ग वन ओवर हियर. तो इसीलिए ओके मतलब कि वही उसका वीकनेस है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements can be inferred from the passage about the history of dream interpretation? Symbolic dream interpretation is a recent invention. The passage suggests that there are only 2 methods of dream interpretation. Scientific methods have completely replaced symbolic interpretation. The unscientific world has a long history of trying to interpret dreams. Okay, तो यहाँ पे which will be the right मीनिंग और मतलब राइट वंस दैट कैन बी इन्फर्ड. तो पैसेज में से हम क्या यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं. सो अगर हम डिराइव करने की कोशिश करें तो यहाँ पे समझ में आता है इस एक तरीके से द अनसाइंटिफिक वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज एंडेवर्ड टू इंटरप्रेट ड्रीम्स एंड बाय अप्लाइंग वन और द अदर ऑफ द 2 एसेंशियल डिफरेंट मेथड्स. तो एक तरीके से द अनसाइंटिफिक वर्ल्ड क्या कर रहा है, वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है. तो इसीलिए देखो पहला लाइन में आंसर हमको मिलता है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द मेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ रिप्लेसिंग ड्रीम कंटेंट विथ अनदर ड्रीम. तो क्यों रिप्लेस किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे द फर्स्ट ऑफ दीज मेथड्स envisages the dream content as a whole and seeks to replace it by another dream which is intelligible and in certain aspects analogous. तो उसको क्यों रिप्लेस किया जाता, सो दैट इट बिकम्स मोर इंटेलिजिबल. उसको रिप्लेस इसलिए किया जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें टू एनालाइज द ड्रीमर्स मेंटल स्टेट टू अचीव अ क्लियरर एंड मोर understandable meaning, to make the dream more entertaining, to create more symbolic and artistic representation. तो clearly यहाँ पे ऑप्शन जो बी है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे हम ड्रीम्स को इसलिए कंटेंट को रिप्लेस करें सो दैट वी कैन मेक इट मोर इंटेलिजिबल, मतलब कि मोर क्लियरर, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकें. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। तो सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, द बेनिफिट्स ऑफ सिम्बॉलिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, scientific methods of dream analysis, limitations of symbolic dream interpretation, and last one is the history of the dream interpretation in the Bible। तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कंफ्यूजिंग ज़रूर होता है और हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना होता है टाइटल का जब भी आता है ना, बिकॉज देखो हर इंसान के हिसाब से वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट और उसका पर्सपेक्टिव बदल सकता है। लेकिन जब भी हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हमको मोस्ट सूटेबल हमेशा इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट सूटेबल कौन सा होगा। तो मोस्ट सूटेबल के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, सो द मोस्ट सूटेबल वन विल बी ऑप्शन सी, लिमिटेशंस ऑफ सिंबॉलिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, दैट विल बी द मोस्ट सूटेबल। बिकॉज देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इन द बाइबल से तो कुछ लिया नहीं गया, यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं की जा रही, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ड्रीम एनालिसिस के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट सूटेबल वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट हैज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग, सिनोनिम बताना है हमको। ओके, कंसाइज का यहाँ पे हमको मीनिंग बताएं। अब कंसाइज का मीनिंग क्या होता है, द स्पीकर्स कंसाइज एक्सप्लेनेशन मेड द टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड, लेंदी, डिटेल, ब्रीफ या कंफ्यूजिंग। सिंपल सी चीज़ है, ब्रीफ कंसाइज का मीनिंग होता है ब्रीफ मतलब कि एक ओवरऑल एक्सप्लेन्ड चीज़, तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एंटोनिम ऑफ द वर्ड टर्स बताना है, टर्स का एंटोनिम बताना है, तो टर्स का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे। ओके, तो पहली बात तो टर्स का अगर हम मीनिंग समझने जाएं तो व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर टर्स, तो टर्स का मीनिंग क्या होता है कि ब्रीफ, ओके, एंड टू द पॉइंट। ठीक है, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होता है, तो इसका ओके, तो एंटोनिम ऑफ द वर्ड टर्स क्या हो जाएगा। ओके, तो एंटोनिम ऑफ द वर्ड विल बी, तो टू द पॉइंट मतलब कि एग्जैक्टली मतलब जो बात कहनी है वही चीज़ होगी, तो elaborate will be the antonym for that, because टू द पॉइंट मतलब वो बात कर रहा है, इलेबोरेट में क्या हो रहा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन किए जा रहा है, तो इलेबोरेट यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी दी राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर डिनायल का सिनोनिम बताना। अब देखो डिनायल का सिनोनिम तो सबको पता होगा, व्हाट इज़ द डिनायल का सिनोनिम। ओके, डिनायल का मतलब कि नकार देना, मतलब कि मना कर देना, तो रिजेक्शन, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, आर्टिफिशियल का हम बताना है एंटोनिम, आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड, तो मैन मेड का एंटोनिम क्या होगा, नेचुरल, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ही हैड अ पेरिलियस जर्नी अक्रॉस द हिल्स, तो पेरिलियस का हमको सिमिलर मीनिंग बताना है, तो पेरिलियस का मीनिंग क्या होगा, पेरिलियस मतलब रिस्की। ओके, तो सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो एक इंसान जो अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी। बहुत ही सिंपल सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट अगर हम देखें मैटर रिटन बाय हैंड, तो मैटर मतलब कि जो चीज़ को हम हाथ से लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड रिटन, मैन्युस्क्रिप्ट, एमनेस्टी या फिर प्रूफ। तो देखो अगर आप देखोगे तो लाइब्रेरी में एक सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन, तो मैन्युस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है वो चीज़ें जो हाथ से लिखी गई हैं, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैटर जो भी चीज़ को आप हाथ से लिखते हो दैट इज कॉल्ड एज एन मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड द फ्रेज, अ वाइट एलिफेंट। तो वाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होगा, ओके, ये एक इडियम है जिसको यूज़ किया जाता है कि लाइक ही बॉट एन वाइट एलिफेंट। ओके, तो ही बॉट अ वाइट एलिफेंट, इसका मीनिंग क्या होता है कि वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है कि एक ऐसा एलिफेंट को जिसको आप लेके आ रहे, जो कि पहली चीज़ बहुत कॉस्टली है, दूसरी चीज़ उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई वर्थ नहीं है, तो यूजलेस है, तो इसीलिए अ वाइट एलिफेंट इज़ अ फ्रेज दैट इज़ यूज फॉर अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड द फ्रेज, ही पिस्ड ऑफ विथ the behavior of the manager, okay, in a very delicate state, annoyed or bored, very happy to delay in accordingly। इसका राइट आंसर होगा ओके, annoyed and bored। ओके, तो pissed off का मीनिंग होता है annoyed and bored। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। sitting on the fence, इसका हमको बताना है मीनिंग, unbalanced, coward, place near fence, between two options। तो जब भी कोई चीज़ between two options है तो उसको हम बोलते हैं sitting on the fence, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज, विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, तो कौन सा वर्ड यहाँ पे एकोमोडेट का राइट स्पेलिंग बताना है, तो कौन सा स्पेलिंग राइट है। अब एकोमोडेट की जो राइट स्पेलिंग होती है वो है ऑप्शन बी, तो दैट इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Okay, identify the word with the following meaning: a formal written statement declaring something under oath. तो एक फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट है, ओके, डिक्लेयरिंग समथिंग अंडर ओथ। तो एफिडेविट, एफिडेविट, अब एफिडेविट का यहाँ पे राइट स्पेलिंग बताना है, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा? इसका राइट स्पेलिंग होगा फर्स्ट वन, ठीक है, दैट इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली? तो कौन सा सेंटेंस को करेक्टली पंक्चुएट किया गया है, ठीक है, वो हमको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको रीड करना है। द टायर्ड हाइकर फाइनली रीच द समिट एग्जॉस्टेड बट एक्सिलरेटेड। द टायर्ड हाइकर फाइनली रीच द समिट exhausted but exhilarated. The tired hiker reached the summit exhausted but exhilarated. The tired hiker reached the summit exhausted but exhilarated. देखो लास्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है, बिकॉज यहाँ पे exhausted ई कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। अब बचा है तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन निकालना है। तो तीन ऑप्शन में से अगर हमको राइट ऑप्शन निकालना है तो ध्यान से देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे फाइनली रीच द समिट के बाद में कॉमा आना चाहिए एग्जॉस्टेड के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा अगर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है, ठीक है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है? द टायर्ड हाइकर फाइनली रीच द समिट एग्जॉस्टेड बट एक्सिलरेटेड। द टायर्ड हाइकर रीच द समिट, ओके, एग्जॉस्टेड बट एक्सिलरेटेड। अब अगर हम ध्यान से समझें तो देख यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो द टायर्ड हाइकर फाइनली रीच द समिट, ओके। तो यहाँ पे अगर हम फाइनली क्योंकि वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप आने की आशंका है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये गलत हो रहा है, बिकॉज इट इज सेइंग फाइनली रीच द समिट, ओके। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो रहा है। द टायर्ड हाइकर रीच द समिट एग्जॉस्टेड बट एक्सिलरेटेड, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ पैसेज ओवर हियर, हमारे पास में यहाँ पे एक पैसेज है, ठीक है। तो पैसेज क्या है, चलो रीड करते हैं। रिगार्डिंग द कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया, द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड इज द ओवरवेलमिंग प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेजेस हियर, through which literary traditions flow effortlessly. The history of literary cultures portray their confluences and divergences over centuries, sometimes crisscrossing and at times running parallelly to each other. Literary historians have often commented on the phenomenon of how the inevitable dialogue amongst these similar yet diverse traditions has further led to the enrichment of each language and its literature. It may be noted that with the advent of the modernity and the print culture, even though oral traditions continue to exist vibrantly in the public sphere, what came to be acknowledged as mainstream literature was written in literary forms such as long and short fiction, poetry, drama, but then there has been a constant give and take between the written and the oral, duly recognized right from the days of the epic formation. ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया। अब अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये इंडियन लिटरेचर के बारे में बात करें, इंडियन लिटरेचर उसके कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में, तो द पैसेज suggests that India's cultural identity is heavily influenced, okay, किससे influenced है? Its technological advancement, the dominance of single language, the richness and diversity of its language, the rise of the social media platforms. तो सिंपल से यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया, the richness and the diversity of its languages, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ what has been the impact of the interaction between the different Indian literary tradition? तो यहाँ पे इसका आंसर है, देखो एक तरीके से बोला गया है, क्रिस क्रॉसिंग एंड रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, लिटरेरी हिस्टोरियंस, कॉन्फ्लुएंसेस, यस, हाँ, amongst these yet similar yet diverse traditions have further led to the enrichment of each language and its literature. तो enrichment, it has contributed to the enrichment of each language literature, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, what does the passage imply about the relationship between written and oral tradition in India? तो यहाँ पे क्या इम्प्लाई करा रिटन और ओरल ट्रेडिशन के बारे में? तो रिटन ट्रेडिशन हैव कम्प्लीटली रिप्लेस्ड ओरल ट्रेडिशन, रॉन्ग, ये ऐसा नहीं है, बिकॉज यहीं पे दिया गया है कि इवन दो ओरल ट्रेडिशन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट वाइब्रेंटली इन द पब्लिक स्पीयर, ठीक है, देर हैज़ बिन क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू सिंस द एंशिएंट टाइम्स, नहीं, अ कंटिन्यूस एक्सचेंज हैज़ एग्जिस्टेड बिटवीन देम इवन
द राइज ऑफ द प्रिंट कल्चर, राइट, यही यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है इस स्टेटमेंट से जो कि हमने मार्क किया है यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेड, तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एपिक फॉर्मुलेशन इन द पैसेज मोस्टली रेफर्स टू, एपिक फॉर्मुलेशन देखो यहाँ पे है। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, the creation of the long narrative poems that deals with the heroic themes, the invention of the printing press, the development of the standardized writing system, the rise of the modern literary genres like short fiction. तो राइट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन ए, द क्रिएशन ऑफ द लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। ओके, तो लॉन्ग नरेटिव पोएम्स का यहाँ पे क्रिएशन हुआ है। ओके, जैसे अगर हम रामायण वगैरह के बारे में बात करें तो देखो उसमें क्या है कि मेनली वो चीज़ें तो ओरल मीडियम से ही आगे बढ़ी हैं, उसके बाद में उसके अंदर रिटन फॉर्म आया है। ठीक है, द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज क्या है, टू आर्ग्यू द सुपीरियरिटी ऑफ द रिटन लिटरेचर ओवर द ओरल ट्रेडिशन, टू हाईलाइट द डिक्लाइन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस इन मॉडर्न इंडिया, टू पोर्ट्रे अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, टू एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द इंडियाज डाइवर्ज लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी हेरिटेज। तो यहाँ पे क्या है, इसका राइट मीनिंग क्या होगा, राइट वन, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन को डाइवर्स लैंग्वेजेस के बीच में और लिटरेरी हेरिटेज जो है, ओके, जो लिटरेचर का हेरिटेज है उसके बीच में कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश की गई है। लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच टाइटल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ओके, वापस से, द डोमिनेंस ऑफ द प्रिंट कल्चर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पे। द वाइटैलिटी ऑफ द ट्रेडिशंस इन ऑफ ओरल ट्रेडिशंस इन इंडियन लिटरेचर, दिस कैन बी, ओके, द लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी ट्रेडिशन शेपिंग इंडियाज कल्चर, द इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ द, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से सबसे राइटफुल कौन सा हो सकता है, द वाइटैलिटी ऑफ द ओरल ट्रेडिशंस, द लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी ट्रेडिशन शेपिंग इंडियाज कल्चर, द राइट वन विल बी ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसलिए नहीं कि बिकॉज आंसर दिया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है ये पैसेज और लिटरेरी ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रहा है जिसको यूज़ करके इंडिया का कल्चर शेप किया गया है। सो दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो रीजनिंग का क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर, words share the same relationship as the shared by the given pair of the words below। ठीक है, तो सेम रिलेशनशिप हमको बताना। स्क्वायर का देखो क्यूब हो रहा है, अब स्क्वायर जो है एक 2D शेप है, 2D को अगर हम 3D में कन्वर्ट करें दैट विल बिकम अ 2D से 3D में कन्वर्जन कर रहे हैं तो स्क्वायर क्यूब बन जाएगा। तो क्या ट्राइंगल सर्कल बनेगा, नहीं। क्यूब क्यूबॉइड बनेगा, नहीं। ओके, रेक्टेंगल क्यूबॉइड बनेगा, दिस इज़ द राइट वन। ये देखो 2D है, ये 3D शेप है, तो इसीलिए ये यहाँ पे एक राइट कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विनय गोज़ डेली टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, ही ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। अच्छा, डायरेक्शन का है तो इस साइड ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, और उसके साथ में ये हमारा वेस्ट है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रैवल्स 5 किलोमीटर टू द ईस्ट, तो ईस्ट में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, चलो ठीक है। देन टर्निंग लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न किया मतलब कि ऊपर साइड में गया और 12 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, 12 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन टर्निंग राइट मतलब कि राइट साइड में गया एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर्स। ओके, वापस 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन अगेन टर्निंग राइट में वापस टर्न किया है मतलब कि डाउनवर्ड्स और ट्रैवल किया 12 किलोमीटर, मतलब सेम डिस्टेंस वापस आया। ठीक है, यहाँ पे हाउ फार इज ही, अब ये देखो ये जो है ये 5 किलोमीटर्स है। ओके, ये जो है 12 किलोमीटर है, ये भी 12 किलोमीटर्स है। तो हाउ फार इज़ हिज ऑफिस फ्रॉम दी होम, तो यहाँ पे इसका ऑफिस है और ये जो है इसका, यहाँ पे ये तो लाइन नहीं है। ठीक है, ये ऑफिस है इसका और ये जो है यहाँ पे इसका होम है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें तो ये डिस्टेंस बन रहा है मतलब कि कितना, 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर्स यहाँ पे बन रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, विष्णु सेड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। तो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन मतलब कि एक पर्सन को, ठीक है, देयर इज़ अ मैन, ठीक है, एक मैन को विष्णु इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हिज वाइफ मतलब कि इसकी जो वाइफ है, दिस मैन्स वाइफ, हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। तो ये इसकी जो वाइफ है वो डॉटर किसकी है, उसकी वाइफ की, मतलब विष्णु यहाँ पे है और ये विष्णु की वाइफ है। ओके, तो विष्णु की वाइफ की डॉटर, ओके, तो ये उसकी डॉटर है। तो क्या बोला है, हाउ इज़ विष्णु रिलेटेड टू दैट मैन, विष्णु का रिलेशन उस मैन के साथ में क्या होगा। अगर
उसकी वाइफ की डॉटर है, राइट अगर उसके वाइफ की वो डॉटर है तो दैट मीन्स विष्णु की भी वो डॉटर है, तो उसकी डॉटर अगर है तो ये जो मैन होगा ये कौन हो जाएगा, इसका सन इन लॉ हो जाएगा। तो विष्णु का रिलेशनशिप क्या होगा, वो उसका फादर इन लॉ बन जाएगा। दैट मीन्स ओवर हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फुल मार्क्स दिया है सीईटी ने, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज हुआ था और फुल मार्क्स मिला है। इन अ रो ऑफ पर्सन्स द पोजीशन ऑफ मनीष फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 36। तो एक रो है, यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से देखें तो मनीष का जो पोजीशन है, मनीष का पोजीशन क्या है 36। और क्या बोला है यहाँ पे, देर आर 15 पर्सन्स आफ्टर हिम इन द रो। तो इसके बाद में यहाँ पे 15 पर्सन और हैं। तो अगर 36 पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब तक 36 पीपल हैं, उसके आगे 15 पर्सन और हैं, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे रो में 36 प्लस 15 करेंगे अगर तो 51 हो जाएगा। तो 51 वाज द राइट ऑप्शन, लेकिन यहाँ कहीं भी ऑप्शन में था नहीं, इसीलिए सीईटी ने यहाँ पे फुल मार्क्स दिए हैं। तो 51 इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ऑल प्लैनेट्स आर स्पेरिकल, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल प्लैनेट्स आर स्पेरिकल। तो पहले स्पेरिकल, ठीक है, दिस इज स्पेरिकल, ठीक है, और ऑल प्लैनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो सभी के सभी प्लैनेट्स स्पेरिकल हैं। एंड मार्स इज़ अ प्लैनेट, तो मतलब कि मार्स इसके अंदर कहीं पे आएगा, मार्स, राइट, मार्स कहीं ना कहीं इसके अंदर आएगा। तो व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द मार्स, मार्स इज स्पेरिकल, मार्स इज फ्लैट, मार्स इज स्क्वायर या मार्स इज रेड। मार्स इज स्पेरिकल, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है, लुक एट द सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो कौन सा नंबर नेक्स्ट है, देखो 3 से 1 गया, फिर 1 से 3 एंड 1/3 गया, 1/3 से 1/9 गया। मतलब कि देखो यहाँ पे डिवीजन ऑफ 3 हो रहा है। 3 को डिवाइड किया 3 से तो 1 आया, 1 को डिवाइड किया 3 से तो 1/3 आया, 1/3 को डिवाइड किया 3 से 1/9 आया। इसको वापस डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/9 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो 1/27 मिलता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट आंसर बन गया हमारा। बहुत ही सिंपल देखो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि सॉल्व ही ना किया जा सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डीआई का है, डीआई के ऊपर ऑलरेडी हमने एक जो लेक्चर लिया था उसमें बताया था, ये क्वेश्चन भी कवर किया था वापस, लेकिन एक बार कवर अप कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए डीआई का लेक्चर देखना है तो उसका लिंक यहाँ कहीं फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके एक बार चेक जरूर कर लेना डीआई का लेक्चर को, ठीक है। स्पेसिफिकली वहाँ पे डीआई के बहुत सारे क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये पाई चार्ट दिया हुआ है। ओके, पाई चार्ट में हमको यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे एक्सपेंडिचर का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द पब्लिशर हैज़ पेड ₹22,000 एज द प्रिंटिंग कॉस्ट। तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना उसने पे किया, 22,000, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द रॉयल्टी पेड, तो रॉयल्टी कितना पे करेगा। अब अगर 20%, ओके, 20% इज करस्पॉन्डिंग टू 22,000, तो 15% करस्पॉन्ड कितने को करेगा। देखो 20% की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, 5% मुझे मिल सकता है। 5% अगर चाहिए तो 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें इसको अगर डिवाइड करूँगा तो 5,500 मिलेगा, राइट। और 15% चाहिए तो 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू 3 कर दूँ 5% को, तो इसका कितना, तो सिमिलरली 15% यहाँ मिलता है, और इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ मिल जाएगा 16,500। तो 16,500 मिलता है, दैट मीन्स कि पब्लिशर ने यहाँ पे 16,500 पे किया। किसको पे किया, यहाँ पे रॉयल्टी के रूप में पे किया है, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मुझे लगता है शायद से आपको ज़्यादातर, बिकॉज हमने वो जो लेक्चर था वो लाइव में कंडक्ट किया था, तो वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रॉयल्टी ऑन द बुक इज़ लेस देन द पेपर कॉस्ट बाय, कितना परसेंट से रॉयल्टी ऑन द बुक, मतलब रॉयल्टी, ओके, पेपर कॉस्ट से, ठीक है, पेपर कॉस्ट से कितना परसेंट कम है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो परसेंटेज में तो मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कितना परसेंट कम है, 25 - 15 कर देंगे, बोलेंगे सर 10% आंसर है यहाँ।
लेकिन ये कंपैरिजन कर रहा पेपर कॉस्ट का रॉयल्टी के साथ में, ना कि डायरेक्ट कंपैरिजन। टोटल एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कितना परसेंट ओके रॉयल्टी कितना परसेंट लेस है देन द पेपर कॉस्ट। तो पेपर कॉस्ट अगर 25% है, ठीक है, पेपर कॉस्ट 25% है और रॉयल्टी कितना है 15% है, तो 15% दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर इसका हम लोग परसेंटेज निकालें तो ये कितना हो जाएगा 4 तो यहाँ पे कितना मिलेगा 15 4 60, मतलब कि 60% है, ठीक है। जो रॉयल्टी है वो 60% है, मतलब 60% ऑफ द पेपर कॉस्ट है। मतलब कि डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, अगर 60% है पेपर कॉस्ट का तो डिफरेंस कितने का आया 40% का डिफरेंस आया। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अभी भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो जो डीआई का लेक्चर था उसका लिंक यहाँ कहीं होगा, उस पर क्लिक करके जाके एक बार ज़रूर देखना, उसके अंदर शायद से आपको अच्छी तरीके से और समझ में आए। तो देखो यहाँ पे वापस मैं बता देता हूँ कि जो ये परसेंटेज था इसको कंपेयर नहीं करना था, इन दोनों का पेपर कॉस्ट और रॉयल्टी को इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना था। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 40% आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमने सॉल्व किया था, जो कि इमेज प्रॉब्लम्स वाले जो सेक्शन था, एक वीडियो हमने लिया था, ठीक है, लाइव सेशन था जहाँ पे इमेज प्रॉब्लम्स वाले थे, तो उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो उसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको यहाँ पे इसका एक सीरीज़ फाइंड करना था। तो सीरीज़ क्या यहाँ पे बन रही थी, जैसे देखो यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ से ओके यहाँ पे है पहले ओके यहाँ से, और चलो इक्वल टू को देखते हैं। इक्वल टू यहाँ से सेंटर में मूव किया, सेंटर से यहाँ पे मूव किया, इधर से फिर इधर मूव किया, मतलब कि ये मूवमेंट कुछ ऐसा जा रहा है, राइट। तो फिर यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे कॉर्नर पे आया, कॉर्नर से डायरेक्टली जंप करके एंड में आया, और यहाँ एंड से अगर हम देखें तो ये जो जैसे ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ से फिर ये इधर मूव करता है। तो ये एक पैटर्न हमको मिलता है कि इस तरीके से अगर हम बात करें तो 4 हमारे डॉट्स हैं, 5 डॉट्स हैं यहाँ पे, तो इस तरीके का मूवमेंट है यहाँ पे, ठीक है। कैसा मूवमेंट, यहाँ से जंप करके इधर आ रहा है और ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा मूवमेंट हो रहा है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अच्छा डायरेक्शन अगर हम देखें तो इस टाइप का यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कहाँ चला जाएगा, बीच में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद में जो एक्स है वो यहाँ से उड़ के यहाँ, मतलब इस पोजीशन में था, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर पे, तो एक्स इधर आ गया, और उसके बाद में जो यहाँ पे इक्वल टू मार्क है वो इधर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, ये ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं पे हमको, यहाँ पे ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है हमको ये, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी एक लेक्चर हमने कंडक्ट किया है, ओके, मिरर इमेजेस, ओके, मिरर इमेजेस, और साथ ही में हमने कंडक्ट किया है फॉर इमेज सीक्वेंसेस, ठीक है। तो इमेज सीक्वेंसेस एंड मिरर इमेजेस के ऊपर हमने मतलब कंडक्ट किया एक लेक्चर, तो उसको जाके देख लेना, उसके अंदर और भी ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABCD। तो ABCD में कुछ एक सम ऑफ मनी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे बोला गया कि C गेट्स 1000 रुपीज़ मोर देन D। अच्छा देखो ABCD के बारे में बात करें तो इसको 5:2:4:3, तो C को 1000 रुपये ज़्यादा मिला है, किससे कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में। तो डी को अगर 3 मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, मतलब कि एक ज़्यादा। तो 1000 रुपीज़ अगर ज़्यादा मिला है तो वो जो एक ज़्यादा है यहाँ पे एक रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अगर मैं बोलूँ तो सी क्या है, सी इज़ 3+1 और डी क्या है 3 है। तो ये जो एक ज़्यादा था वो कितना हो रहा है यहाँ पे 1000 हो रहा है। तो अगर ये 1000 हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो 3 होगा ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि एवरी वन इज़ करस्पॉन्डिंग टू, तो यहाँ पे इसको कितना मिला टोटल में 4000 मिला। अगर इसको 4000 मिला तो डी को कितना मिला 3000 मिला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ ए का शेयर, तो ए को कितना मिला होगा, ए 5 है तो दैट मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 5 × 1000, कितना हो रहा है ये 5000, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन गया, ठीक है। क्लियर है एवरीवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो दूसरे के साथ में कौन सा बिलोंग नहीं करता, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है, ग्लॉसरी है, चैप्टर है और बुक है।
तो बुक के अंदर, जैसे इंडेक्स बुक के अंदर आता है, ग्लॉसरी बुक के अंदर आता है और चैप्टर बुक के अंदर आता है, तो ये सब एक साथ कंबाइन हो रहे हैं और बुक एक अलग एंटिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दैट इज़ ऑड मैन आउट, ठीक है। बिकॉज ये सब जो है ये बुक के अंदर आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ बुक हैं, और बुक इज़ एन डिफरेंट थिंग, मतलब बुक के अंदर ये सब आ रहे हैं ना, तो इसीलिए बुक बिकम्स द ऑड मैन आउट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो कंप्लीट द सीरीज़, यहाँ पे सीरीज़ कंप्लीट करना है, तो 1 से 6 में गए, ठीक है। 1 से 6 में गए तो कितना हो गया, 5 का डिफरेंस आया। 6 से 13 में गए तो कितने का डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस आया। 13 से 22 में गए तो कितने का डिफरेंस आया, 9 का डिफरेंस आया। यहाँ से 33 में गए तो 11 का, मतलब ऑड नंबर सीरीज़ चल रहा है, यहाँ पे ऑड नंबर सीरीज़ चला, तो यहाँ पे से कितना डिफरेंस आएगा, 13 का डिफरेंस आए, तो 33 + 13 अगर हम कर दें तो कितना आएगा, 46, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कोडिंग डिकोडिंग का है। अब क्या यहाँ पे बोला है कि a + b का मतलब है कि a इज़ द ब्रदर ऑफ b, a- का मीनिंग है कि a इज़ द सिस्टर ऑफ b, और a इंटू का मतलब a इज़ द फादर ऑफ b, ये हमको बताना है यहाँ पे। तो हमको फाइनली यहाँ पे क्या चाहिए कि c इज़ द सन ऑफ m, ठीक है, c इज़ द सन ऑफ m, ठीक है। तो सन ऑफ m ये हमको बताना है कौन से ऑप्शन में ट्रू हो रहा है। देखो अगर हम देखें तो m - n है, मतलब कि m यहाँ पे कौन है, m सिस्टर है, ओके, m सिस्टर है किसकी, n की, ठीक है। तो m और n ये मतलब m इज़ द सिस्टर ऑफ n, और n इंटू बोला है, दैट मीन्स कि n इज़ द फादर ऑफ, ओके, n इज़ द फादर ऑफ, यहाँ पे n जो है फादर है किसका, c का है, ठीक है। और c + f बोला, मतलब कि c इज़ द ब्रदर, मतलब कि c इज़ द ब्रदर ऑफ f, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे n फादर बन रहा है c का, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देख लेते हैं, f - c बोला है, तो f - c मतलब कि f इज़ द सिस्टर ऑफ c, एंड c + n बोला है, मतलब कि c इज़ द ब्रदर ऑफ n, ठीक है। c और n इंटू m लिखा है, मतलब कि n इज़ द फादर ऑफ m, तो ये भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, c और m में कॉम्बिनेशन ये भी नहीं बन रहा है, तो ये भी क्रॉस आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। f इंटू m मतलब कि m इंटू m इज़ द फादर ऑफ, m इज़ द फादर ऑफ n, ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक ये मिल रहा है हमको। और n माइनस मतलब कि n इज़ द सिस्टर ऑफ c, ठीक है, तो सिस्टर ऑफ c, एंड c + f है, तो c इज़ द ब्रदर ऑफ f, तो यहाँ पे ये तो बन रहा है। देखो m जो n है वो डॉटर है किसकी, m की, ओके, n की, और उसका भाई कौन है, c है, तो दैट मीन्स कि अगर ये उसका भाई है तो ये तो फिर m का सन भी हुआ, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वापस से वैसा ही क्वेश्चन है, a + b ब्रदर है, a - b सिस्टर है, a इंटू b फादर है, तो हमको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ d टू a। तो a + b मतलब कि a इज़ द ब्रदर ऑफ b, एंड फिर क्या है, b इंटू मतलब कि b इज़ द फादर ऑफ c, एंड c क्या लिखा है यहाँ पे, c इज़ द माइनस है, c - d मतलब कि c इज़ द सिस्टर ऑफ d, ठीक है, c इज़ द सिस्टर ऑफ d। अब d यहाँ पे क्या है, d थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ d टू a, अच्छा d का रिलेशनशिप a के साथ में क्या है, तो a के साथ में अगर हम देखेंगे तो देखो a जो है वो ब्रदर है, मतलब अगर आपके फादर के ब्रदर आपके क्या लगेंगे, अंकल, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, अंकल हो जाएगा, ओके। वैसे डी का यहाँ पे जेंडर नोन नहीं है, ठीक है, डी का जेंडर नोन नहीं है, लेकिन फिर भी ओके, सॉरी, हाँ, रिलेशनशिप ऑफ डी टू ए, मतलब डी का रिलेशनशिप ए के साथ में क्या होगा, बट अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही चीज़ जो हमको यहाँ पे नज़र आती है वो कि डी कैन ईदर बी, ओके, डी यहाँ पे आइदर, ओके, इसका जेंडर पता नहीं, तो नेफ्यू होगा या फिर नीज होगा, ठीक है, इसमें से कुछ हो सकता है। अगर मेल हुआ तो नेफ्यू और फीमेल हुआ तो नीज होगा, इसमें यही कुछ हो सकता है। तो इसीलिए ए
के साथ में अगर रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेफ्यू ऑप्शन में, तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। डी का रिलेशनशिप पूछा ए के साथ में, तो इसीलिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो नेफ्यू होगा यहाँ पे, डी रिलेट करेगा ए के साथ में एज एन नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू, बिकॉज दैट इज इन दी ऑप्शन। अगर यहाँ पे नीज भी होता तो कन्फ्यूजिंग हो जाता, तो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज डी का हमको जेंडर नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पेयर विद द सेम रेशियो एज गिवन। तो सेम रेशियो देखो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, 5 है और 5 इंटू 3 है, ठीक है। यहाँ पे 24 और 70 है, तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं बना, तो ये क्रॉस आउट हो गया। यहाँ पे 33 है, 33 और यहाँ पे 33 इंटू 3 है, ठीक है, एक रिलेशनशिप मिल रहा है। और यहाँ पे 121 है, तो 121 और यहाँ पे दूसरा क्या मिल रहा है, इंटू 3 अगर हम करें तो 120 इंटू 3 363 होता है, ठीक है, ये भी मिल रहा है। तो ये बैठ गया यहाँ पे, 2:3 ये तो नहीं बैठेगा यहाँ पे, तो ये क्रॉस आउट हो गया। तो ए सी डी है क्या ऑप्शन में, यस ए सी डी है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो ओके। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बलून्स आर ब्लू, रेनबो इन स्काई, कारपेट इज़ ब्यूटीफुल एंड बॉक्स इज़ हैवी। इनका कोड दिया है 834, ओके 723 629। और अच्छा अब यहाँ पे देखो बलून को 8 मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सिमिलर, और जैसे देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो कुछ है क्या इन दोनों सेंटेंसेस में सेम नहीं है, मतलब कि यहाँ पे मैचिंग ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। अब सिंपल से अगर हम देखें तो बलून में कितना लेटर है, 8 है, तो ये देखो इसलिए 8 यहाँ पे कंसीडर किया। आर में कितना लेटर है, 3 है। ब्लू में कितना है, 4 है, तो इसलिए कंसीडर किया। रेनबो में कितना है, 7 है। इन में कितना है, 2 है। फिर स्काई में कितना है, 3 है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे कोडिंग को बनाया है, तो मतलब जितने लेटर्स वो कोड बन गए। तो इंडिया में कितना है, 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, ये 7 है, ये 3 है, ये 1 है, और ये 4 है, और ये 5 वापस है। तो 5 2 2 7 3 1 4 5 ये है क्या कहीं पे, देख लेते हैं। 5 2 2 7 तो सभी जगह पे 5 2 2 7 3 1 4 5 3 1 4 5, यस ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ये बन गया हमारा, ठीक है। कोडिंग डी कोडिंग का इजी क्वेश्चन था। अच्छा वापस से सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा है कि ये कोड किसका हो सकता है भाई, ठीक है, कोड पूछा है, सेम है यहाँ पे देखो, बलून्स 8 R 3 ब्लू 4, वही सेम यहाँ पे कहें। तो 4 है तो मतलब कि यहाँ पे पहला लेटर 4 लेटर वाला होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। राजू और जूहू हो सकता है, ठीक है। दूसरा 5 लेटर वाला ये भी है, फिर 2 लेटर वाला ये भी है, फिर कितना 3 लेटर वाला 1 1 है, फिर उसके बाद में 2 लेटर वाला चाहिए। तो 2 लेटर वाला देखो ये नहीं है, यहाँ पे ऑफ है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। क्लियर एवरीवन, डायरेक्टली यहाँ पे जस्ट कितने लेटर्स हैं उसको हमको देखना था। आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ द क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज 3.7, ठीक है। फर्स्ट 10 ओवर्स रन रेट वॉज 3.7, मतलब कि पहले 10 ओवर में कितना रन बनाया वो लोगों ने, तो 3.7 इंटू 10 कर दो, दैट विल बिकम 37, ठीक है। 37 रन पहले 10 ओवर में बनाया इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, ठीक है। चलो what should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 287। तो अगर 287 का टारगेट रीच करना है तो बाकी 40 ओवर्स में रन रेट क्या होना चाहिए। तो पहले तो 287 में से 37 माइनस करो तो कितना मिलेगा यहाँ पे 250। तो 250 रन हमको बनाना कितने ओवर में, 40 ओवर्स में। तो इसको डिवाइड कर दो 40 से, तो 0 और 0 कैंसिल, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 6 डेसिमल 25, तो 6.25 मिलेगा। तो 6.25 का हमको यहाँ पे रन रेट चाहिए, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 250 को यहाँ पे डिवाइड कर दो 40 से, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन एवरेजेस का क्वेश्चन था वैसे बाय द वे। अच्छा अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है रीजनिंग का, लॉजिकल डिडक्शन का, ठीक है। किसका है, लॉजिकल डिडक्शंस का। तो लॉजिकल डिडक्शंस में एक टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये क्वेश्चन हमने कल के दिन में ही करवाया था स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है। 10 कोचेज ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन हैव गॉट डीरेल्ड एंड हैव ब्लॉक्ड द रेलवे ट्रैक फ्रॉम बोथ एंड्स। तो एक रेलवे ट्रेन है, मतलब एक ट्रेन है जिसका 10 कोचेज़ ने डीरेल हो गई हैं और उसने क्या किया, रेलवे ट्रैक के बोथ एंड्स को ब्लॉक कर दिया। तो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो बताना है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली सेंड मैन एंड इक्विपमेंट एंड क्लियर द स्पॉट। दूसरा है कि ऑल द ट्रेन्स रनिंग इन द बोथ डायरेक्शन शुड बी डाइवर्टेड इमीडिएटली वाया अदर रूट्स।
तो पहला है कि अथॉरिटीज़ को सेंड कर देना चाहिए ताकि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुआ है, इशू हुआ है, उसको क्लियर किया जा सके और हेल्प किया जा सके। दूसरा क्या है कि जितने भी ट्रेन्स उस डायरेक्शन, बिकॉज वो ब्लॉक हो गया, रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो गया, तो जो भी ट्रेन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनको इमीडिएटली डाइवर्ट कर दिया जाए। तो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे राइट होता है? पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, इसलिए यहाँ पे बोथ विल फॉलो, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, ये होता है लॉजिकल डिडक्शन। वैसे इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं कल के दिन में, तो अगर आपको देखना होगा तो कल का लेक्चर देख लेना, जो कि लॉजिकल डिडक्शन के ऊपर लाइव लेक्चर एक हुआ था। ठीक है, मिस कर दिया अगर आपने तो उसको जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल कैट्स हैव टेल्स, अच्छा सिलोलिज्म का क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑल कैट्स, ओके, ऑल कैट्स हैव टेल्स, सम टेल्स आर फ्लफी, ओके, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द कैट्स? तो देखो सारे के सारे कैट्स को टेल्स होता है ये बोल दिया है, और सम टेल्स आर फ्लफी, तो सम कैट्स हैव फ्लफी टेल्स, ऑल कैट्स हैव फ्लफी टेल्स, कैट्स डोंट हैव टेल्स, ये तो गलत हो गया। कैट्स आर नॉट मैमल्स, ये भी गलत हो गया। ऑल कैट्स हैव फ्लफी टेल्स, मतलब कि क्या सबके सब कैट्स फ्लफी टेल्स में आ सकते हैं? ओके, ये हम नहीं कह सकते यहाँ पे, ओके, दैट वी कैन नॉट इन्फर, तो इसलिए गलत हो जाएगा। सम कैट्स के बारे में हम कह सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन से कि कुछ कैट्स ऐसी हो सकती हैं शायद से, ये जो कैट यहाँ पे उसकी जगह पे ये यहाँ पे अगर हो जाए तो कुछ कैट्स के पास में फ्लफी टेल हो सकता है, ये दिस इज समथिंग वी कैन से। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन जो है ए ऑप्शन विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में वापस से स्टेटमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी हमने कल के दिन में किया था, ओके, लॉजिकल डिडक्शन वाले वीडियो में ही किया था हमने। ठीक है, लाइव वीडियो था। चलो यहाँ फिर भी देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन अनचेंज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। दूसरा है द क्रूड ऑयल प्राइजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो हमको बताना है क्या फर्स्ट वाला सेकेंड का कॉज मतलब इफेक्ट है, पहला वाला कॉज या दूसरा वाला इफेक्ट है, या फिर पहला वाला इफेक्ट है दूसरा वाला कॉज है, या फिर दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं, या फिर दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं किसी कॉज के। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहली तो चीज़ है कि दोनों रिलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और दोनों ही इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इफेक्ट्स क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बात करें प्राइजेस ऑफ द पेट्रोल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन अनचेंज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ। तो पिछले फ्यू मंथ्स में क्या हुआ है, तो वो कुछ इफेक्ट समझा रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज एन इफेक्ट एज वेल। दूसरा देखें द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू, तो ये भी एक इफेक्ट को समझा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए दोनों क्योंकि इफेक्ट हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे बोथ स्टेटमेंट्स, ओके, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर, ओके, 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। तो इनका कुछ एक कॉज होगा जिसका वो इफेक्ट है, वही समझा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ समर इज कोडेड एज रनर, ठीक है, समर को रनर कोड किया। देखो एस के पहले क्या आता है, एस के पहले आर आता है। अच्छा समर, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले मैं, समर को क्या कोड किया, रनर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं रनर। ठीक है, देखो एस के यहाँ पे -1 किया, मतलब एक स्टेप पीछे गए, यू को एज इट इज़ 0 पे रखा है, एम से एक स्टेप +1 किया है, एम से एक स्टेप +1 किया है, ई को एज इट इज़ रखा है और आर को भी एज इट इज़ रखा है। ठीक है, तो 0 0 पे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में, तीसरे वाले में और फोर्थ वाले में चेंज है। तो विंटर अगर हम चेंज कर दें तो विंटर क्या होगा, डब्लू से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, वी, आई को एज इट इज़ रख दो, एन से एक स्टेप आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, ओ, टी से एक स्टेप आगे जाएंगे तो यू मिलेगा, ई को और आर को एज इट इज़ रखना, वी आई ओ यू ई आर, ये है क्या, वी आई ओ यू ई आर। ठीक है, ये मिल गया हमको, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, इजी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो थे ना यार बहुत ही सिंपल थे। ओके, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों इतना रीजनिंग आप लोग को डिफिकल्ट लगा, मतलब वो स्टूडेंट्स को जो कह रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था। एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 1 and 2 पेपर 3 जो था थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मैं इसके लिए ना नहीं कहूँगा, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 6 12 1 13 5 इज़ फॉर फ्लेम। तो अगर हम देखें तो 6 इज़ द पोजिशन फॉर एम, एफ, 12 इज़ फॉर एल, 1 इज़ फॉर ए, एम के लिए 13 है और 5 ई है, बराबर है यहाँ पे। तो फ्लेम का यहाँ पे नथिंग बट ओके लेटर का पोजीशनिंग लिखा है, तो यहाँ पे अगर 3 1 19 20 12 5 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन में क्या आता है, सी आता है, ए पे 1 पे क्या आता है, ए आता है। तो देखो पहले तो इसमें से ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इन दोनों में से कुछ होगा। 5 पे क्या आता है, ई आता है,
तो ये इन दोनों में है। चलो यहाँ पे डिसाइडिंग पोजीशन है, नेक्स्ट वाला डिसाइडिंग पोजीशन 19 पे क्या आता है, एस आता है। तो एस आता है, दैट मीन्स कि कैसल विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे बी इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे तो टी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। गिवन बिलो इज अ नंबर सीरीज विथ वन मिसिंग टर्म। तो इसके अंदर एक मिसिंग टर्म है, उसको हमको बताना है कि कौन सा मिसिंग टर्म है। 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 5 पे गए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो ये एक फिबोनाची सीरीज बना रहा है। देखो, पहले से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, तो पहला दूसरा तो चलो ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पे थर्ड देखें तो दिस इज द एडिशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट 2। वैसे 5 अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ 2 एंड 3 है, ओके। 2 + 3 5 होता है। फिर यहाँ पे 13 अगर यहाँ पे, तो एडिशन ऑफ क्या होगा, ये 5 और एक कुछ होगा यहाँ पे, तो 5 और यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास में, 8 होना चाहिए। तो 5 और 8 रहेगा तभी 13 मिलेगा हमको। तो यहाँ पे सीरीज बन रही है। और देखो 3 + 5 भी करोगे तो 8 मिलेगा हमको। तो 8 इज़ द ऑप्शन, राइट ऑप्शन ओवर हियर। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ओके, आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अरेंज करना है सबको, पेशेंट, डायग्नोसिस, बिल, डॉक्टर, ट्रीटमेंट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? तो सबसे पहले देखो, अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले पेशेंट होगा। पेशेंट जाएगा, ये 1 हो गया, जाएगा डॉक्टर के पास में 2। डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोसिस 3। और डायग्नोसिस के बाद में क्या होगा, ट्रीटमेंट 4। और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, 5वां बिल बनेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहा है, पहला है ए, फिर है डी, फिर है हमारे पास में, ओके, फिर है हमारे पास में बी, फिर है क्या ई, ओके, और फिर है सी। तो ए डी बी ई सी है क्या, ए डी बी ई सी है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है हमारा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, तो चेंज इन आंसर हुआ था, यहाँ पे आंसर को चेंज कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आंसर को चेंज किया गया था, ठीक है। तो कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन वाटर मैनेजमेंट बाय टुमारो, सीनियर ऑफिसर टू हिज सबॉर्डिनेट, इसने ये बोला था, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट विल कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफिस, अजम्पशंस बताने, सबॉर्डिनेट विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की में चेंज हुआ था, ये बोला गया है यहाँ पे। तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो सीनियर ने सबॉर्डिनेट को क्या बोला, सीनियर ने सबॉर्डिनेट को बोला कि कल तक प्रोजेक्ट जो है वाटर मैनेजमेंट कंप्लीट कर देना। तो सबॉर्डिनेट क्या करेगा, वो कंप्लाई करेगा ऑर्डर्स के साथ में सीनियर का, ये हो सकता है, दिस इज एन राइट ऑप्शन। द सबॉर्डिनेट विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, दिस कैन हैपन, ठीक है, ओके, दिस कैन हैपन। तो इम्प्लिसिट का मतलब कि कौन सा ट्रू है, यहाँ पे कौन सा अजम्पशन ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, द सबॉर्डिनेट विल नॉट कंप्लीट, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द की, अगर हम देखें, ओके, राइट आंसर अकॉर्डिंग, ओके, तो अगर हम राइट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है पहला वाला ऑप्शन है, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे, बट यहाँ पे की में दिया था कि ओनली ऑप्शन बी इज इम्प्लिसिट, मतलब कि बी राइट है, बट बी कैन नॉट बी राइट, ओके। तो विल कंप्लाई, वो कंप्लाई तो करेगा, बट वो यहाँ पे जो ये अजम्पशन दिया जा रहा है कि विल नॉट कंप्लीट, ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया यार, ये तो गलत ही है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो वही चेंज इन आंसर वहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस है जिसको हमको फिल करना है, ठीक है। सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीक्वेंस का। तो ए डैश बी बी सी ए बी, अगर हम ध्यान से देखें तो डबल सी है, डबल बी है, तो ए और साथ में डबल ए भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ए यहाँ पे क्या सीरीज़ बन सकती है हमारे लिए, देखो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बी दिख रहा है, डबल सी दिख रहा है, डबल ए दिख रहा है। तो क्या ये सीरीज़ बन सकता है क्या, डबल ए डबल बी डबल सी? देखते हैं, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, परफेक्ट, ये सीरीज़ तो बन गया हमारे पास में। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए सी बी ए सी बी ए, ठीक है। तो ए सी बी ए आता है यहाँ पे, तो ए सी बी ए आता है यहाँ पे, तो ए सी बी ए ये रहा हमारा, ठीक है। तो दैट इज़ ए सी बी ए, ठीक है, हमको मिल गया यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है हमारे पास में, एनालॉजी का, ठीक है। तो इंसेक्ट से डिजीज़ होता है, ठीक है, इंसेक्ट से डिजीज़ होता है। वॉर से क्या होता है, वॉर से हमको बताना क्या होता है, वॉर से आर्मी नहीं, डिफीट नहीं, आर्सेनल नहीं, डिस्ट्रक्शन होता है, ये राइट ऑप्शन है यहाँ पे। तो डी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है, डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, डी आई का ये क्वेश्चन है वापस से।
अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा बिकॉज थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, ठीक है। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है। यहाँ पे बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द नंबर ऑफ द लाइट कमर्शियल व्हीकल्स सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द टू व्हीलर्स सोल्ड। तो कौन से ईयर में लाइट कमर्शियल व्हीकल, अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात करूँ तो ये, और टू व्हीलर ये, तो बोला है कि कौन से ईयर में जो लाइट कमर्शियल व्हीकल था वो अप्रॉक्सीमेटली 25% था ऑफ दी टू व्हीलर व्हीकल जो कि सेल हुआ है। तो मतलब कि हमको ये डेटा को और ये डेटा को कंपेयर करना है। तो हमको बताना है कि लाइट व्हीकल, ओके, लाइट कमर्शियल व्हीकल किस ईयर में 25% है। तो किस ईयर में अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनता हुआ नज़र आता है दैट इज़ 1994, बिकॉज यहाँ पे 112 को अगर हम यहाँ पे सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 448 बनता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि दिस बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 25%। तो इसीलिए यहाँ पे 1994 दैट ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सबको कंपेयर कर सकते हो, जैसे 64 को 34 से कंपेयर करो कितना परसेंट है, 60 को कंपेयर करो 336 है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट दैट कि 112 जो है ये क्लोजेस्ट है टू बीइंग 25%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वापस से, इफ द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द हैवी व्हीकल एज इन द 1994 ओवर 1993, तो हैवी व्हीकल में यहाँ पे बात हो रही है, हैवी व्हीकल में तो 1993 और 1994 का डेटा से बात हो रही है। तो जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, अगर उतना ही परसेंट इंक्रीज हम लाइक एक्सपेक्ट करें, उतना ही परसेंट इंक्रीज अगर हम एक्सपेक्ट करें तो टोटल कितना परसेंट का मतलब हमको यहाँ पे कितने व्हीकल सेल होते हुए नज़र आ सकते हैं इन द ईयर, ओके, इन द ईयर 1995, हाउ मेनी व्हीकल्स विल बी सोल्ड इन 1995। तो अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो 27 व्हीकल्स ज़्यादा यहाँ पे बिके हैं, 27 व्हीकल्स, राइट। तो 27 कितना परसेंट होगा 81 का, अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं इनटू 100 अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 27 ज़्यादा बिके हैं एज़ कम्पेयर टू 81, तो यहाँ पे ये लगभग आएगा 33.33%, मतलब कि 33 व्हीकल्स ज़्यादा, वही हमको यहाँ पे हम सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं 33% व्हीकल्स बड़े हैं, ठीक है। अब 107 का अगर हम 33 ले, सबसे पहले तो 100 का अगर 33 लोगे तो कितना आएगा, तो 33 होगा, और 7 का 33% अगर करोगे मतलब कि 1/3 करोगे तो लगभग 2 प्लस इसमें 2 कर, तो 35 मतलब हमारे व्हीकल्स ज़्यादा बिकेंगे। तो 107 प्लस 35 अगर हम करें यहाँ पे 35, ओके, 35 अगर हम कर दें तो ये कितना आएगा, 142 आता है यहाँ पे, 142 आता है। तो 142 के क्लोजेस्ट कौन सा यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है, 141 दिख रहा है। दैट मीन्स कि जो 1995 में सेल होगा दैट विल बी 141 के आसपास, मतलब दिस इज़ द क्लोजेस्ट वन, जो कि सेम, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है 1993 से 1994 में जितना 33 का परसेंट का इंक्रीज़ हुआ उतना ही परसेंट का इंक्रीज़ यहाँ पे 1995 में हो रहा है, ठीक है। तो 141 बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारा, ठीक है। तो हमारा रीजनिंग खत्म हो गया, इंग्लिश खत्म हो गया, अब जनरल नॉलेज में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द गाइडलाइंस फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF एंड द इन्वेस्टर सर्विसेज फंड, तो किसने इसको रिलीज़ किया है, RBI, PFRDA, सेबी या फिर ICICI। द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन सी, सेबी ने इसको, जब भी इन्वेस्टर से रिलेटेड कोई भी बात आती है ना, इन्वेस्टर के इन्वेस्टर रिलेशन रेगुलेशंस के रिलेटेड या फिर उसके फंड्स को सिक्योर करने के रिलेटेड, तो ऑलवेज SBI कम्स इन द रोल, ठीक है। तो अगर कभी तुक्का भी मारना हो, एग्जाम में बैठे हो और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात हो रही है ना, तो इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा सेबी जो है वो सामने आता है, तो इसीलिए सेबी इज़ द राइट आंसर। Which of the following can be used to provide security while conducting e-commerce, ठीक है। तो ई-कॉमर्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ईमेल, इंटरनेट, डिजिटल सिग्नेचर या फिर फाइल। तो डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे द राइट ऑप्शन विल बी डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, B2C, C2C, B2B या फिर C2B, ठीक है। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, देखो, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ B2C, मतलब कि बिजनेस टू
कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर की ये एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बिजनेसेस अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर्स बाय करते हैं, तो इसलिए बिजनेस टू कंज्यूमर का होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेच दे रहा है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2B का मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। जैसे कि कैशिफाई, कैशिफाई क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर जो है वो बिजनेस को बेच रहा है, ठीक है, तो कैशिफाई इज़ एन गुड एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, वो कंज्यूमर अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो बेच दे रहा है बिजनेस को, और बिजनेस फिर आगे उसको डील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र। तो उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया, लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी या फिर रतन टाटा। रतन टाटा इज़ द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज में क्यों आगे मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज ये क्वेश्चन होना चाहिए था कंप्यूटर्स का, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, तो ये राइट इसका आंसर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, देखो ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, तो ईजी क्वेश्चन था, 5 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच 2 टीम्स प्लेड इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फिनाले 2023। तो 2023 का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फिनाले था, फाइनल था, उसमें किसने खेला था, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सबको पता होगा ये आंसर, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन देखने की भी जरूरत। फोक डांस ऑफ आसाम कौन सा, वांचो, बिहू, फुगड़ी या मोहिनीअट्टम, ओके, राइट आंसर जो है इसका बिहू। बिहू इज़ द डांस ऑफ असम, ठीक है, असम का एक जो फोक डांस है दैट इज कॉल्ड बिहू, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, गैलीलियो, जॉन हार्डली, कॉपरनिकस या न्यूटन। इसका राइट आंसर है कॉपरनिकस, कॉपरनिकस डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, ठीक है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन नज्ड गूगल एंड एप्पल टू सिक्योर मोबाइल डिवाइसेस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशन ने, नज्ड मतलब कि उन्होंने टाई अप किया है एक तरीके से। सो NPCI, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर NASSCOM। इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ओके, दे हैव नज्ड विद गूगल एंड एप्पल टू सिक्योर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट, what is the name of the festival of innovations in India which was launched on World Intellectual Property Day, निपुण, अटल, उपज या महान। इसका राइट आंसर जो है उपज, ओके, द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स, उसका नाम है उपज, ठीक है। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ई सरस मोबाइल ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसने लॉन्च किया है इसको, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया, दैट इज़ द करेक्ट आंसर हो रही है, ठीक है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट, ओके, नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट कौन लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, SBI, इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, डायरेक्टली बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर फॉर दिस। स्वास्तिक साईराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, ठीक है, स्वास्तिक साईराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द वर्ड बैंडविड्थ इज, अब यहाँ पे अच्छा, द वर्ड बैंडविड्थ इज ऑल्सो यूज्ड to mean number of the computers on a particular network, width of the data cable, amount of the data transferred या फिर amount of the data received। तो amount of data transferred जो होता है उसके लिए हम बोलते हैं bandwidth वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। bandwidth तो क्यों यूज़ किया जाता है कि कितना डेटा अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर्स के क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डज कंप्यूटर स्टैंड फॉर, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, commonly occupied machines used, एक जनरल यहाँ पे डेफिनेशन, दिस इज़ नॉट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशन, बट यहाँ पे इसको मोस्टली एक तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ऑप्शन ए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक तरीके से इसका एक्रोनिम है जो कि बनाया जाता है, बट दिस इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड वन, बट यस समटाइम्स अगर क्वेश्चन में आता है तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है।
एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउज द यूज़र टू मूव अ फाइल, ओके। तो कौन सा मूव अ फाइल, मतलब फाइल को मूव करना है, तो FTP होता है। टेलनेट, यूजनेट, टाइम शेयरिंग ये सब नहीं होता है, FTP, ठीक है। दो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास में, फाइल शेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं FTP, और नॉर्मली इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTTP, ठीक है। नेक्स्ट है, हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक आर्किटेक्चर किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था, ओके। तो जॉन वॉन न्यूमैन हैज़ बेसिकली डेवलप्ड इट, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन। साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन कौन अलाउ करता है? रोम, EROM, रैम या फिर CD-ROM? इसका राइट आंसर कौन है? रैम। रैम में क्योंकि आप राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। रोम जो होता है, रोम इज़ व्हाट? रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो रोम तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए रैम इज़ द राइट ऑप्शन। CD-ROM जो है, दिस इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं, मतलब okay, this is an external device, so RAM is the right option over here. The address in the main memory is also known as, तो address in the main memory में जो address है उसको हम also is known as at physical address, ठीक है। उसको हम physical address के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस किसको नहीं माना जाता है? CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइस किसको नहीं मानेंगे? CPU को, ओके। CPU इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन, ओके, CPU बिकॉज ये एक चिप होता है, ठीक है। अगर हम सिस्टम यूनिट के बारे में बात करें तो दैट इज़ एन, मतलब एक तरीके से पेरिफेरल डिवाइस, बट वो डिवाइसेस जो उसके साथ में कनेक्ट होते हैं, सो दीज आर दोज डिवाइसेस, इसलिए CPU यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज टुगेदर कॉल्ड एज अ बाइट। सिंपल सा आंसर था इसका, मेमोरी में हमने पढ़ा था। द सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टास्क के लिए जब बनता है एक सॉफ्टवेयर तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलते हैं उसको, पैकेज सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, सिंक्रोनस भी नहीं होता, ओके। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट ऑप्शन। व्हाट डज MIMD स्टैंड फॉर? MIMD स्टैंड फॉर, ये भी हमने पढ़ा था। तो मल्टी इंस्ट्रक्शन, ओके, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा के लिए स्टैंड करता है MIMD, ठीक है। दैट इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कंप्यूटर स्टोर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द कंप्यूटर स्टोर्स इट्स डेटा इन मेमोरी। तो कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। बाइनरी इज़ द ओनली फॉर्म जिसमें कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, इसलिए वो उसमें स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ओके, द क्वेश्चन इज मिसिंग, कोई बात नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली आपको, आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ओके। दो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे डाउनलोड में मिल जाएंगे, ओके। सो सॉरी फॉर दैट, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले लिए थे, लेकिन ये गलती से यहाँ पे इस PDF में वो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ओके। बट डोंट वरी अबाउट इट, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड यू विल गेट दोज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, ओके। आई होप सो यू एन्जॉयड। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एज वेल एज ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एडिशनल CET के लिए या फिर CET को एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। CET एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो भी ज्वाइन कर लेना, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। सो दैट्स इट फॉर द डे, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।